दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पहले हम बात कर लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट किस तरीके से जारी की जाती है, कौन जारी करता है, कब कब जारी की जाती है, पहली बार कब जारी की गई थी। तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर क्या आया है, रिपोर्ट में क्या बताया गया है उसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि हमारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है, आप जानते होंगे उस मंत्रालय का नाम, जिसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। है ना दोस्तों, एक ये नाम है, भारी भरकम नाम है, काफी लंबा चौड़ा। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में, मतलब इसके अंडर में एक संगठन है जिसका नाम है, आप जानते हैं वो संगठन देहरादून में स्थित है और उस संगठन का नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में स्थित है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि उसके अंडर में एक संगठन ने तैयार की है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक संस्था है। और इस संस्था ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसी का नाम है ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019। दरअसल ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 वर्ष में, है ना, 2-2 वर्ष के अंतराल में ये रिपोर्ट तैयार करता है, अंतराल पर ये रिपोर्ट तैयार करता है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ऐसी पहली रिपोर्ट हमारे देश में आई थी बहुत साल पहले, 1987 की बात है, 1987 में, यानी कि सर्वप्रथम इस प्रकार की जो रिपोर्ट थी, है ना, सर्वप्रथम जो रिपोर्ट थी वो 1987 में प्रकाशित की गई थी, यानी कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले से इस तरह की रिपोर्ट जारी की जा रही है। तो 1987 में सबसे पहले रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसके बाद हर 2 वर्ष में रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2019 की जो रिपोर्ट है वो हमारी 16वीं रिपोर्ट है, यानी कि ये वन स्थिति रिपोर्ट कौन से नंबर की है, 16वीं। तो वर्तमान रिपोर्ट आपको याद रखनी है कि ये कौन से नंबर की है, 16वें नंबर की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं इस टॉपिक में। उसके बाद देखो आप इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, आप चाहें तो ये भी इस तरह की चीज़ें भी ध्यान रख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में किसकी सहायता ली गई है। तो दरअसल ये रिपोर्ट बनाने में इस संस्था ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह की सहायता ली है। आपको ये उपग्रह आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इस उपग्रह की सहायता ली गई है। इसके अतिरिक्त भी कई और मदद ली गई है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत फेमस वर्गीकरण है जिसका नाम है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण, उसकी हेल्प ली गई है, उसका प्रयोग किया गया है इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत खास हो जाती है इसी वजह से। अब देखो इस रिपोर्ट में आया क्या है, इस रिपोर्ट में यह आया है कि भारत का कुल वन आच्छादन 24.56% है, यानी कि 24.56% का क्या है, वन आच्छादन है। लेकिन अगर आपसे कोई अलग अलग पूछ ले, आपसे कोई पूछे कि भाई वन आच्छादन बताओ केवल और केवल वृक्ष आच्छादन बताओ, तो हम अलग से लिख सकते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली जब पूछा जाता है कि भारत का वन आच्छादन कितना है, यानी कि भारत की ग्रीनरी कितनी है, तो ग्रीनरी कितनी है, तो आप ये 24.56% बताएंगे। अगर इसे संख्या में देखें, प्रतिशत में है ये, तो अगर संख्या में देखें तो हम कहेंगे कि ये लगभग है 8 लाख, ये है लगभग 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका पूरा क्षेत्रफल है, यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल पर वन आच्छादन है। इस भारत के कुल वन आच्छादन में हम देखें तो हम पाएंगे कि केवल वन आच्छादन की बात करें, है ना, केवल वन आच्छादन की बात करें
यहाँ पर केवल वन आच्छादन का मतलब है कि जो घने वन है ना, जो घने वन है, जो स्पेशली वन ही है। और एक होता है दूसरा केवल वृक्ष आच्छादन। तो केवल वृक्ष आच्छादन का मतलब है जैसे आपके आस पड़ोस में वृक्ष हैं बहुत सारे, आपके घर के बाहर 4 वृक्ष हैं, कोई पार्क है, तो उसमें वृक्ष आ जाते हैं, तो वृक्ष आच्छादन। तो देखिए कुल वृक्ष आच्छादन था वो तो 24.56% था, लेकिन केवल वन आच्छादन थोड़ा कम है, यानी कि लगभग 21% के आसपास है, और यह है 21.67% है ना, ये केवल वन आच्छादन है। और आप देख ही रहे हैं कितना बचा होगा, 2% के आसपास, तो लगभग 2.89% क्या है, वृक्ष आच्छादन है। तो आप ध्यान रखेंगे, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन यही आता है, तो इसलिए इसी को विशेष तौर से याद रखें। लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ये आए कि कुल वन आच्छादन में केवल वन आच्छादन कितना है ना, केवल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो आप ये बताएंगे, और वृक्ष आच्छादन पूछा जाए तो ये बताएंगे, है ना। तो ये संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम 2017 से तुलना करें, ये तो 2019 की बात कर रहे हैं, 2017 से तुलना करें तो 2017 की अपेक्षा 2019 तक यानी कि 2 सालों में जो वन आच्छादन बढ़ा है वो बहुत कम है, हालांकि वो है मात्र 0.65%। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2017 की तुलना में 0.65% की वृद्धि हुई है। अब आप बाकी अपना मैथमेटिक्स हिसाब लगाते रहिए कि पहले कितना होगा, है ना। पिछले साल का कोई याद नहीं है मुझे और ना कोई ज़रूरत है इतनी, लेकिन 0.65% की वृद्धि हुई है। कितने में, ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, मात्र 0.65%। तो एक बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे, भले ही कम है लेकिन फिर भी हमारे लिए उत्साहजनक है कि भाई इस विकास के इस दौर में हम लगातार सड़कें बना रहे हैं और हम लगातार हाईवे बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस दौर में अगर इतना बढ़ रहा है तो भी मुझे लगता है कि थोड़ी संतुष्टि की बात तो है ही। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का लक्ष्य कितना है, तो ये भी आप अलग से याद रखें कि भाई इस समय वर्तमान में तो इतना है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य है कि हम जल्द से जल्द फॉरेस्ट कवर को कितना पहुंचाएं, 33%, यानी कि 33% तक हम अपना फॉरेस्ट कवर पहुंचा दें। तो ये तो हो गया भारत का, टोटल भारत का। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड करके राज्य देख लेते हैं कि भाई फॉरेस्ट कवर या वन आच्छादन राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है और प्रतिशत के हिसाब से कौन से राज्य में है। तो हम पाएंगे कि पहले नंबर पर इस मामले में मध्य प्रदेश आता है, यानी कि मध्य प्रदेश में वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर आता है फिर अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश नहीं है ना, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, शॉर्ट में हम जरूर लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे अलग से लिखा हुआ दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो आप वैसे 3 याद कर लीजिए, है ना, मेनली कि भाई 3 कौन कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा वन आच्छादन है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसके अलावा अगर चौथा 5वां लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और वो है उड़ीसा, और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है 5 राज्यों में। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हम पाएंगे कि पहले नंबर पे आ जाएगा आपका मिजोरम में फॉरेस्ट कवर लगभग 85% के आसपास है, 85%, यानी कि एग्जैक्ट जो होगा 85% की जगह हम लिख सकते हैं 85.41%, यानी कि 85.41% क्या है, वन आच्छादन है। कहाँ पर, मिजोरम में। इस हिसाब से मिजोरम प्रतिशत में सबसे आगे है। और ये बड़ी अच्छी बात है, याद करने में आसानी रहेगी कि अरुणाचल प्रदेश इस मामले में भी दूसरे स्थान पर है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो वन आच्छादन है वो प्रतिशत के हिसाब से याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लगभग 80% के आसपास है, या 82 के आसपास ही है। तो मिजोरम है दूसरे नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद नंबर आता है फिर मेघालय का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है 3 याद करें शुरू के,
यानी कि पहले नंबर पर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। आप चाहें तो चौथा पांचवा भी लिख सकते हैं, और वो उधर ही पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं। एक है मणिपुर जो चौथे नंबर पर आता है प्रतिशत के हिसाब से, और दूसरा है नागालैंड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पैट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इसलिए याद रखेंगे। दोबारा बोल देता हूँ मैं एक बार कि राज्य के, अगर हम राज्यों को देखें तो भारत के जो वन क्षेत्र है या वन आच्छादन है, वन आच्छादन में भारत का पहले नंबर पे जो राज्य आता है वो मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। जबकि इधर देखें प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम, क्योंकि भाई इसका क्षेत्रफल मिजोरम का कम है तो प्रतिशत ज़्यादा होगा, तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर है और प्रतिशत में भी दूसरे नंबर पर है, तो इसलिए याद रखेंगे इसे, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके अलावा देखो, अब ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भाई ये तो भाई शुरू से पिछले साल भी, मतलब 2017 में भी एमपी पहले नंबर पे था, और ये मिजोरम भी पहले नंबर पे था, 2015 में भी यही स्थिति थी, 2012 में भी यही स्थिति थी। तो ये तो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि सबसे ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो वन स्थिति रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वाधिक वन आच्छादन यानी कि सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि हुई है ना, सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों में दर्ज हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है, ये तो आप समझ ही जाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं वनों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो ये है पहले नंबर पर है इस मामले में कर्नाटक। तो कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कब दर्ज की गई है? पिछले 2 वर्षों में। ये तो हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन कर्नाटक में पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक इस मामले में पहला स्थान रखता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है ना, उसके बाद आंध्रा है, और आंध्रा के बाद केरल है। यानी कि ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर में इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। तो ये बात जो है महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस वन स्थिति रिपोर्ट में एक और चीज है, और वो है मैंग्रोव वनों की स्थिति। यानी कि इस वन स्थिति रिपोर्ट में मैंग्रोव वनों की भी बात की गई है और मैंग्रोव वनों की जानकारी भी दी गई है। मैंग्रोव वनों का मतलब क्या है? देखिए, मैंग्रोव वनों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे वन होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वो बहुत मुश्किल से उखड़ पाते हैं। इसलिए मैंग्रोव वन ज़्यादातर आपको तटीय इलाकों में मिलेंगे, जहाँ पर समुद्र का तट है, वहाँ पर मैंग्रोव वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वनों की खूबी भी है कि मैंग्रोव वन हमें प्राकृतिक संसाधन तो उपलब्ध कराते ही हैं, इसके अतिरिक्त इन मैंग्रोव वनों से सुनामी से रक्षा होती है हमारी। तो भारत में सुनामी का असर बहुत ज़्यादा देखने को इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि हमारे जो पूर्वी तट हैं, उस पूर्वी तट पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको मैंग्रोव वन मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंग्रोव वनों की बात की गई है। इन मैंग्रोव वनों को आप कच्छ वनस्पति भी कह सकते हैं। तो कच्छ वनस्पति या कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वन, है ना, इनकी बात करें हम तो हम पाएंगे कि मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक अधिकता आपको जो दिखाई देगी, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो इस मामले में पश्चिमी बंगाल पहले नंबर पे आता है। पश्चिमी बंगाल इस मामले में क्या है? पहले नंबर पर है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन लगभग 42% हैं, यानी कि 42% है, 42% के आसपास क्या है? मैंग्रोव वन है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, 2 ही कर लीजिए, काफ़ी है ना। पहले तो एक ही काफ़ी है। वैसे तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे पश्चिमी बंगाल, है ना। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो गुजरात, और अगर तीसरे पे पूछ ले कोई, मुश्किल ही है, तो केंद्र शासित प्रदेश है आपका जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी मैंग्रोव वन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वनों की राज्यवार स्थिति है। अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश की बात करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि कुल कितने क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन है, तो ये आंकड़ा है 4,975 वर्ग किलोमीटर। 4,975 वर्ग किलोमीटर में हमारे भारत में ये वन
फैले हुए हैं मैंग्रोव वन, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही माइनर है, और ये लगभग पूरे भारत का कितना है 0.1%, तो 0.15% भाग पर क्या है ये मैंग्रोव वन है। ये 0.15% क्या है पूरे भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। इतने पूरे भारत के क्षेत्रफल में मात्र कितना 0.15% पर आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। इतनी बात याद रखनी है। इसके अलावा अगर वैसे किलोमीटर में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये किलोमीटर में तो हमने यहाँ लिख दिया है, हाँ ये लिखना है आपको अब कि पिछले 2 वर्षों में 2017 के मुकाबले अगर देखें हम तो 2017 की तुलना में मात्र 54 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। तो 54 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है मैंग्रोव वनों में। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्ट में ये जानकारी हमें दी गई है मैंग्रोव वनों के बारे में। दरअसल दोस्तों जहाँ मैंग्रोव वन होते हैं वहाँ पर अधिकांशतः मतलब प्राय ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर आर्द्र भूमि भी होती है, या ऐसे कह लो जहाँ आर्द्र भूमि होती है वहाँ मैंग्रोव वन होते हैं। लेकिन जहाँ मैंग्रोव वन होंगे वहाँ आर्द्र भूमि की संभावना ज़्यादा होगी, हालांकि जहाँ पर आर्द्र भूमि होगी वहाँ मैंग्रोव वन हो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको उड़ीसा में मैंग्रोव वन मिलेंगे, आर्द्र भूमि मिलेगी, आपको आर्द्र भूमि गुजरात में भी मिलेगी और वहाँ मैंग्रोव वन भी मिल जाएंगे, आपको आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देती है, वहाँ भी मैंग्रोव वन होंगे। लेकिन आर्द्र भूमि आपको राजस्थान में दिखाई देगी लेकिन वहाँ मैंग्रोव वन नहीं है ना। तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड, इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड का मतलब है कि ऐसी भूमि जो नमी से युक्त है और जहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है उसे हम नम भूमि या वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं। आप जानते हैं कि विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इन आर्द्र भूमियों को वैश्विक स्तर पर एक नाम भी देते हैं और इन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट के हिसाब से भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है, जहां आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा है या रामसर साइट की मात्रा सबसे ज़्यादा है, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है गुजरात, यानी गुजरात में आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिए कि आर्द्र भूमि वाला जो राज्य है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य वो है गुजरात और दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। तो देखो दोस्तों उल्टा हो गया यहाँ पर, याद करने में आसानी रहेगी आपको कि मैंग्रोव वनों में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है और गुजरात दूसरे पे, जबकि आर्द्र भूमि में गुजरात पहले नंबर पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे पे, है ना। जब हम किसी चीज़ की तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं एक के साथ दूसरे को, तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं को रिलेशन जब बना लेते हैं 2 चीज़ों का तो हमें याद करने में आसानी रहती है, आपको याद आ जाएगी ये बात भी। अगर आप मैंग्रोव वन याद कर रहे हैं 2 राज्यों को तो आपको आर्द्र भूमि ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा देखो इसमें कुछ तरीके अपनाए गए हैं, तकनीक, है ना, इस रिपोर्ट में। जैसे इस रिपोर्ट में वर्गीकरण के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको ये नाम लिया था कि एक वर्गीकरण है जिसे हम कहते हैं चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हैरी जॉर्ज चैंपियन, जिन्होंने 1936 में ये वर्गीकरण दिया था। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, और आगे चल के 60 के दशक में, यानी कि लगभग बात रही होगी ऐसे ही 1968 की। तो 1968 में आगे चल के क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एस के सेठ ने क्या किया, इस वर्गीकरण का समर्थन किया और इस वर्गीकरण को और मॉडिफाई किया। तो एस के सेठ ने भी इसी वर्गीकरण पर काम किया, यानी कि इस वर्गीकरण का क्या किया उन्होंने और मॉडिफिकेशन किया है ना, किसने, एस के सेठ ने। तो ये जो 2 लोग हैं, एक ये, इन दोनों के नाम पर,
है ना, इन दोनों के नाम पर इस वर्गीकरण को नाम दिया जाता है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। तो दोस्तों चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण में होता क्या है, चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण में कुल मिला के जो पूरा वनों का जो क्षेत्र है, पूरा वन आच्छादन है, इस वन आच्छादन को कुल मिला के 16 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 16 वर्गों एवं लगभग 221 उपवर्गों में विभाजित कर लिया जाता है ना, पूरे वन क्षेत्र को, यानी कि वनों को, टोटल जो वन है भारत में, उन वनों को 16 वर्गों में और 221 उपवर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। इसे हम कहते हैं चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। तो इसका प्रयोग भी इस रिपोर्ट में किया गया है। इसमें भी ये बताया गया है कि वनों का प्रकार कैसे कैसे है। अब आपको ध्यान रखना, देखिए ये बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगी बात कि हम चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण की बात करने लगे हैं ना, क्योंकि ज्योग्राफी का भी थोड़ा सब्जेक्ट हो जाता है फिर, तो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ जीएस में पढ़ रहे हैं, इसे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं हम, पर्यावरण को या भूगोल को या ज्योग्राफी को, इसलिए इसे यहीं पे रहने देते हैं। अब इस बात पे बात करते हैं कि नॉर्मली कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है। तो नॉर्मली जैसे पिछले 2012 में, 2015 में, 2017 में जिस वर्गीकरण का प्रयोग किया गया है, ये तो इसी साल किया गया, तो इसे तो आप अलग से याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन होगा चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन लिखे होंगे, है ना, वनों के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, या कोई और ऑप्शन हो सकता है खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो आप कहेंगे कि वनों के क्षेत्र में, यानी कि वनों का वर्गीकरण होता है ये, इसे हम चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मली 4 प्रकार का वर्गीकरण है हमारे यहाँ, जिसे समझना भी ज़्यादा आसान है, इसलिए उसे लिख लेते हैं कि वनों को 4 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। तो वनों का वर्गीकरण नॉर्मली 4 प्रकार का है। सबसे पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं अति सघन वन, यानी कि अति घने वन कह लो, अत्यधिक घने वन कह लो, या अति सघन वन कह लो, एक ही बात है। यानी कि जहाँ पर वन आच्छादन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सूरज की किरणें ज़मीन पर पहुँचने में भी उन्हें दिक्कत होती है, सूरज की किरणों को, यानी कि वन आच्छादन बहुत घना है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि वन आच्छादन ये वाला है, अति सघन वन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर 70% से अधिक वन आच्छादन हो, है ना, आप इस बात को याद रखेंगे कि 70% से अधिक क्या हो, वन आच्छादन हो, वहां पर उसे हम उस क्षेत्र को अति सघन वन कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 70% से अधिक क्या है, वृक्षों का आवरण हो। बात तो वही है, फॉरेस्ट कवर, इंग्लिश में तो एक ही शब्द आएगा, फॉरेस्ट कवर जो है कितना हो, 70% से अधिक, है ना, तो उसे अति सघन वन बोलेंगे उस एरिया को, उस क्षेत्र को। तो आप याद रखेंगे, इसे कैनोपी भी कहते हैं इंग्लिश में, कैनोपी कितना हो, 70%, तो उसे अति सघन वन कहते हैं। और दूसरे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मध्यम सघन वन या मध्यम घने वन। तो मध्यम सघन वन जो होंगे वो उनका जो वन आच्छादन होगा या वृक्ष आच्छादन जो होगा, फॉरेस्ट कवर जो होगा, वो होगा 40% से 70% के मध्य क्या हो, वन आच्छादन। तो वृक्ष आच्छादन या वन आच्छादन कितना हो, 40 से 70% के मध्य। और तीसरे में आते हैं खुले वन। खुले वन यानी कि बहुत छितरे हुए होंगे, दूर दूर, पता चला एक पेड़ यहाँ पर है तो एक पेड़ जो है वो 10 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, इस तरीके से। तो इस तरह के जो वन होंगे उन्हें हम खुले वन के नाम से जानते हैं। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, देखिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूरब से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये वर्गीकरण दिखाई देगा। यानी कि पूरब में आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे, है ना, थोड़ा मध्य में आएंगे तो ये मिलेंगे, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये मिलेंगे, और बिल्कुल पश्चिमी किनारे पे आ जाएंगे तो फिर झाड़ियाँ मिलेंगी आपको, स्क्रब्स जिसे कहते हैं। तो खुले वन जो है वो उनका जो वन आच्छादन है वो लगभग 10% से 40% के मध्य है ना। तो 10% से 40% के मध्य क्या है, खुले वन हैं। 10% से 40% तक जहां पर वन आच्छादन है उस क्षेत्र को खुले वन कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के हिसाब से। और चौथा होता है झाड़ियां, इसे इंग्लिश में स्क्रब्स कहते हैं। और
यहाँ पर जो वन आच्छादन होगा, ग्रीनरी जो होगी या वृक्ष आच्छादन होगा, वो कितना होगा? 10% से भी कम, बहुत कम। ये जो प्रतिशत है ना, ये दरअसल उस एरिया का प्रतिशत है। मान लो 1 वर्ग किलोमीटर में है वन, और उस 1 वर्ग किलोमीटर का कितना? सिर्फ 10% हिस्से में क्या होंगे? वन होंगे या वृक्ष होंगे, तो उसे बोलेंगे हम झाड़ियों वाला क्षेत्र, है ना। अगर वो 10 से 40% के बीच में है उस एरिया में वन या वृक्ष आच्छादन, तो उसे बोलेंगे खुले वन, है ना। इसी तरीके से आगे भी याद कर सकते हो आप। तो आपको ध्यान रखना है, ये वनों का नॉर्मल वर्गीकरण है जो नॉर्मली यूज किया जाता है। और जो हमने इससे पहले बताया था वो चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण, वो बहुत बड़े स्तर पर और बहुत जब डीपली पढ़ते हैं तब उसे पढ़ने में वो काम आता है, और तभी मतलब एक तरीके से वो इस संस्था के द्वारा जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। बस नाम याद कर लीजिए, जितना क्वेश्चन बन सकता था उतना मैंने उससे बता दिया है आपको। अब देखिए इससे आगे, ये जो हमने बात की है ना, ये हमने बात की है भारत के बारे में, है ना। मतलब भारत के राज्य, भारत के बारे में, राज्यों के बारे में, और उनका क्रम वगैरह लगाया हमने। हम इसी वन स्थिति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, हालांकि वन स्थिति रिपोर्ट में लिखा नहीं है, लेकिन हम इस वन स्थिति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विश्व लेवल की बात और कर लेते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी 2015 में, तो 2015 की जो वन स्थिति रिपोर्ट थी, कहाँ की? भारत की नहीं, विश्व की। तो विश्व की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2015 की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि विश्व की वन स्थिति रिपोर्ट 2015, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम पाएंगे कि सर्वाधिक वनों का जो क्षेत्रफल है या जो वन आच्छादन सबसे ज़्यादा है वो एक बड़े देश में है। उसका क्षेत्रफल वैसे भी सबसे ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वन आच्छादन इसलिए भी ज़्यादा है, और वो देश है रूस, यानी कि रशिया। तो रूस इस मामले में क्या है? पहले नंबर पर है। तो हम किस मामले में बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में देखा जाए वन आच्छादन, पूरा ही लिख लीजिए, है ना। वनों का जो आच्छादन है उसका जो क्षेत्रफल है, उस मामले में रूस पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राज़ील में सेल्वास वन पाए जाते हैं। सेल्वास वन वो वन है जो बहुत घने वन है, सदाबहार वनों का उदाहरण है सेल्वास वन। ये टेट वगैरह में क्वेश्चन भी आया हुआ है। और वो सेल्वास वन इतने घने होते हैं कि सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंचती, तो इसलिए बहुत फेमस हैं, है ना। सदाबहार वनों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, और उन्हें हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, है ना, लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो इसलिए रूस, और दूसरे नंबर पर क्या है? ब्राज़ील। अगर आप तीसरे देश को ध्यान करेंगे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा भी सकते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा देश हो सकता है। तो आप कहेंगे वही क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। रूस हो गया पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला लगा दो, तो दूसरे नंबर पे कौन सा है बताओ? कनाडा। यानी कि कनाडा जो क्षेत्रफल में दूसरा नंबर रखता है, उसका वन आच्छादन का क्षेत्रफल क्या है? तीसरे नंबर पर है। यानी कनाडा वन आच्छादन में तीसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व की बात करें हम तब। अगर हम यही प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में देखो, आप आइडिया लगाओ कौन से देश होंगे? छोटा देश होगा, छोटा भी होगा, और साथ ही साथ ऐसा देश ढूंढना पड़ेगा जहां पर विकास कार्य ज़्यादा ना हुए हो। अब सिंगापुर तो नहीं हो सकता, है ना, जबकि छोटा देश है, जनसंख्या भी बहुत कम है, उसके बावजूद भी जो ऐसा देश जहां विकास कम हुआ हो, पिछड़ा देश हो, और उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा ना हो, है ना, बहुत ज़्यादा ना हो, तो ऐसे देश में प्रतिशत के हिसाब से वन आच्छादन काफ़ी अच्छा होगा। तो वन आच्छादन अगर प्रतिशत में देखें तो पहले नंबर पे आता है कांगो। आपने सुना होगा कांगो अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीकी महाद्वीप का एक गरीब देश ही है कांगो, जो कि वन आच्छादन में प्रतिशत के हिसाब से पहला स्थान रखता है। दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील, और फिर आता है ब्राज़ील का एक पड़ोसी देश ही है जिसका नाम है पेरू। तो ये देश क्या है? ये देश प्रतिशत के हिसाब से क्या है? ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है। अच्छा, याद करने में देखो कितनी आसानी हो सकती है अगर हम चीज़ों को कोरिलेट करें। भारत में एक राज्य था जो दोनों मामलों में दूसरे नंबर पे था, वो था कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और विश्व में देखो एक देश ऐसा है जो दोनों मामलों में दूसरे नंबर पर है, वो कौन सा है? देखो ब्राज़ील, है ना। तो आपका अरुणाचल प्रदेश मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलोगे, आपको हमेशा याद भी रहेगा। अगर हम बात करें भारत की, तो विश्व की वन स्थिति रिपोर्ट में भारत को 10वां स्थान दिया गया। तो ये भी बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर आता है वन आच्छादन के मामले में, यानी कि भारत का इस मामले में 10वां स्थान है।
10वां स्थान है। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो भारत का 10वां स्थान है ना, वन आच्छादन के क्षेत्रफल में। और ये पूरे विश्व का लगभग 22% के आसपास है, यानी कि पूरे विश्व में जो वन आच्छादन है ना, तो पूरे विश्व में जो वन आच्छादन है, उस वन आच्छादन का ये भारत कितना है? भारत में वन आच्छादन कितना है? 22%। तो भारत में वन आच्छादन पूरे विश्व का 22% मिलता है। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ये सब वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की वजह से हमने की है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको स्क्रीन पे लिखे हुए दिख जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि कार्बन क्रेडिट के बारे में या भारत का कार्बन स्टॉक कितना है, ये सारी बातें आप सामने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें पढ़ लीजिए। एक और बात देखिए, वीडियो देखने का फ़ायदा आपको तभी है जब आप कॉपी और पेन लेके बैठें और चीज़ों को नोट करें। अगर मान लीजिए वीडियो में चीज़ आगे निकल जाती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट खींचेंगे तो आपको आगे याद रहेगा। आप वीडियो पीछे करिए और उसके बाद जो आपको लगे कि ये वाला फैक्ट सामने लिखा हुआ है, लिखने में टाइम लगेगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप जब भी मोबाइल खोलेंगे तो आपको वो सामने स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ना ही पड़े। आप बस रिक्शा या कहीं बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा कुर्सी मेज डाल के और स्पेशली पढ़ाई हो। पढ़ाई चलते फिरते भी होनी चाहिए, है ना, तो जिससे कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। तो दोस्तों ये जो थी आपकी आज, वो थी वन स्थिति रिपोर्ट 2019। और इस वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में आपने बहुत सारे फैक्ट देखे हैं और उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट सब समझ में आ गए होंगे। इन सभी फैक्ट को आप करिए और इन फैक्ट में से ज़रूर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। और जो भले ये वाला वीडियो हमारा छोटा है, टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, वन स्थिति रिपोर्ट थी, सिर्फ एक रिपोर्ट की बात की है हमने, है ना। करंट अफेयर्स में पढ़ा देते हैं इसे, लेकिन ये स्पेशली बताई गई है इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। और जो अगला वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे वो होगा जनसंख्या नगरीकरण का, तो उसे भी जरूर देखिए। जनसंख्या की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जनसंख्या विश्व की बात करेंगे पूरी। पहले तो जनसंख्या के हम देखेंगे कि उसके थ्योरी क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम उसकी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे। उसके बाद विश्व की जो जनसंख्या है उसकी बात करेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है। फिर हम भारत में आएंगे तो भारत की जनसंख्या की बात करेंगे। फिर हम भारत के बाद उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के एग्जाम है कई सारे स्पेशल, इसलिए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे। यानी कि जनसंख्या और नगरीकरण का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी होने वाला है ना। उसके लिए 2-3 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी ही हर हाल में। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और नए नए वीडियो का फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई को अपनी जारी रखिए। लॉकडाउन का टाइम है, कोचिंग खुलनी नहीं है, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।